अस्सलाम वालेकुम ऑल। SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान। मैं आपकी सुमैया मैम। आज हम देखने वाले हैं अनूठे इंसान। इस इकाई में 2 प्रसंग दिए गए हैं। प्रथम जो प्रसंग है उसमें फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरा जो प्रसंग है वो है केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण करता है। ये दोनों चीज़ आज हम देखने वाले हैं और ये दोनों चीज़ में आज हम आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने प्रामाणिक होने का एक उदाहरण दिया था। ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। अनूठा इंसान। ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन एलिजा के साथ आँख मिचोली खेल रहा था। एलिजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। क्या हुआ? एलिजा नाम की जो लड़की थी वो नेपोलियन की बहन थी। तो नेपोलियन दोनों भाई बहन खेल रहे थे और जब उन लोग खेल रहे थे तो उन लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो जब दौड़ रहे थे तब वो एक लड़की से टकरा गया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वो रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? एलिजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। देखो हुआ क्या। नेपोलियन जब उससे टकराया तो वो अमरूद बेचने जा रही थी तो उसके सारे अमरूद नीचे गिर गए। जब वो उसके अमरूद देखो, ये चित्र में सारे अमरूद गिरे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये रहे अमरूद गिरे हुए। तो जब वो अमरूद गिर गए और वहाँ पे कीचड़ था तो वो सारे कीचड़ में गिर गए तो उसके अमरूद सारे खराब हो गए। वो रोने लगी। अब वो बोलने लगी कि अब मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूँगी। इतने में एलिजा ने क्या कहा कि चलो भैया अपने से भूल हो गई, चलो अपने यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। हानि यानी नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जब जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन तीनों सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। देखो क्या हुआ कि नेपोलियन ने उस लड़की को कहा, उसके पास 3 पैसे थे। तब तो 1 पैसे 2 पैसे का ज़माना था। तो नेपोलियन ने क्या कहा उस लड़की को कि लो मेरे पास ये 3 पैसे हैं, ये तुम रख लो, मेरे से ही तुम्हारा नुकसान हुआ है। एलिजा कहने लगी कि भाई चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो उसने बोला कि नहीं भागना है, हमारे कारण उसका नुकसान हुआ है। तो एलिजा चुप हो गई और उसने 3 पैसे निकाल के, नेपोलियन ने 3 पैसे निकाल के उस लड़की को दे दिया। उसने बोला कि ये 3 पैसों से कुछ होने वाला नहीं है, मेरी माँ तो मुझे बहुत बोलेगी। तो उसने बोला कि नेपोलियन ने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, चलो घर चलो मेरे साथ, मेरी माँ तुम्हें और पैसे दे देगी, मैं उनके पास और पैसे दिलवा दूँगा। इस पर एलिजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। देखो क्या हुआ। पूरी घटना जो भी चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें नेपोलियन ने अपनी माँ को बताया। बराबर। यह बातें सुनकर उसकी माँ को बोला नेपोलियन ने कि माँ आप जो भी मुझे पॉकेट मनी, जेब खर्च यानी पॉकेट मनी देते हो वो सारे आप उसमें से कुछ पैसे आप इस लड़की को दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। क्या हुआ? नेपोलियन से माँ ने क्या कहा कि ओके मैं तुम्हें उसमें से पैसे दे देती हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें एक भी पैसा अब दूंगी नहीं पूरे महीने तक। उसकी पॉकेट मनी पूरे महीने की होती है
तो उसने कहा कि मैं दूंगी नहीं। और ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे वह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद था। देखो क्या हुआ कि नेपोलियन को उस चीज़ की सज़ा मिली, सत्य पथ यानी कि सत्यवादी, यानी हमेशा सच बोलने वाला, पथ यानी रास्ता, सच बोलने के रास्ते पर उसे सज़ा मिली। लेकिन जो सज़ा उसे मिली ना, वो भी उसमें उसे खुशी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चा इंसान था, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला था। उसने ना वो लड़की का नुकसान होने दिया और ना ही उसे कुछ ऐसा लगने दिया जिसकी वजह से मतलब ऐसा रास्ता निकाला उसने कि जिसकी वजह से सबका फ़ायदा हो। ऐसा था एक नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का एक बड़ा राजा था, जिसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको सारी चीज़ें उसके बारे में बताऊंगी। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। बराबर। नेपोलियन कैसा था? एक सच्चाई के पथ में, यानी सच्चाई के रास्ते पर जब हम चलते हैं ना, तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो उस ऐसे ही लोगों में से एक नेपोलियन था जो हमेशा तकलीफ़ खुद के लिए सहन करता था, लेकिन वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे ही चलता था। मुझे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ बताना है। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का एक शासक था, जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। पहले वो सेनापति था फ्रांस का, फिर जब फ्रांस में क्रांति आई तो वो सम्राट बन गया। जब वो सम्राट बना ना, तो फ्रांस के आसपास के जो देश थे ना, वो उसने जीत लिए। 1812 में उसने रूस पर आक्रमण किया, परंतु जब उसने रूस पर आक्रमण किया तो रूस यानी रसिया, वो एकदम ठंडा प्रदेश था जहाँ पे उसने आक्रमण किया। तो ठंड की वजह से उसके सैनिक बहुत सारे मर गए और आखिर उसे वापस लौटना पड़ा। फिर 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी बुरी तरह से हार हुई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना टापू में रखा गया। वहीं उसकी 6 वर्ष बाद उसको बंदी बना के रखा जीवन भर के लिए, तो उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन जो इंसान था ना, उसके विश्व में जो महान सेनापति होते हैं ना, उनमें उसकी गिनती की जाती है। ऐसा था नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम दूसरा प्रसंग देखेंगे। अब देखो दूसरे प्रसंग में क्या हो रहा है। मारवाल, केरल की बात है। यहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। क्या हुआ? जब हमारे देश में क्रांति चल रही थी, तब आज़ादी की, तो तब गांधी जी गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर भाषण देते थे, क्योंकि अब क्रांति के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो जब गांधी जी भाषण देते तो कुछ चीज़ें मांगते थे लोगों के पास। जब सभा का आयोजन यानी इंतज़ाम किया, जेवर यानी गहने, तो तब जब सभा हुई तो तब है ना, गांधी जी ने औरतों को कहा कि जो हमें क्रांतिकारी लड़ाई लड़नी है तो ऐसे के ऐसे तो वो लड़ी नहीं जाएगी, तो मतलब कुछ भी आप दान या मदद कीजिए। तो तब औरतों के पास क्या होवे? उनके पास तो जेवर होवे। तो जेवर देने की बात गांधी जी ने की। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? देखो क्या हुआ कि जब वो सभा चल रही थी, तब गांधी जी वो चीज़ों को जो मिल रही थी ना, उसे नीलाम भी कर रहे थे। तो जब वो नीलाम कर रहे थे तो तब धीरे से यानी धीरे धीरे एक लड़की आई
मंच यानी स्टेज पे आई और नीलाम यानी कि बोली लगाकर जो बेचना होता है, कोई चीज़ होवे उसे पैसे से बेचना, बोली लगाना कि जैसे कोई एक चीज़ है उसकी कीमत है समझो कि 10 रुपये, तो 10 रुपये से बोली लगाना स्टार्ट होता है। तो वो कोई 9 बोलता है, फिर कोई 10 बोलता है, कोई उससे ऊपर भी जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा रकम बोलता है उससे वो चीज़ मिलती है, उसे कहते हैं बोली लगाना। तो तभी स्टेज पर बोली लगा रहे थे, तभी स्टेज पर एक लड़की आई कौमुदी नाम की, और वो उसने अपने हाथ से एक सोने की चूड़ी उतार कर गांधी जी को बोला कि आप क्या मुझे हस्ताक्षर यानी दस्तखत आप मुझे देंगे, सिग्नेचर ऑटोग्राफ आप मुझे देंगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? देखो क्या हुआ। जब गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे तो लड़की ने दूसरा हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी ने बोला कि बेटा तू ऐसा मत कर, मैं तो तू एक चूड़ी देगी तो भी मैं मेरे अपने जो दस्तखत है तुझे दे दूँगा। ऐसे ही बात सुनकर लड़की ने अपने जो गले में सोने का हार था वो भी उतार दिया। गांधी जी ने तब पूछा कि बेटा तूने अपने माता पिता आज्ञा यानी अनुमति बराबर है ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्नजड़ित बूंदें भी निकाल ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों के नीलाम में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। देखो क्या हुआ। जो बोली लगाने में मानपत्र यानी जो आदर सूची करवाने वाला पत्र होता है ना, उसे मानपत्र कहते हैं, बराबर। ये बूंदे यानी कान में पहनने का एक जेवर आभूषण है, बराबर। उसने पहले कौमुदी ने अपने एक हाथ की चूनी दी, फिर हस्ताक्षर मांगे, फिर दूसरी चूनी दी, फिर सोने का हार दिया, फिर कान की बूंदें दे दी। तभी गांधी जी ने बोला कि बेटा तुमने अपने माता पिता की अनुमति ली है? वो कुछ नहीं बोली। इतने में से पीछे से एक आवाज़ आई कि गांधी जी ये उनकी बेटी है जो आपकी ही मदद कर रहे हैं। जो आदर सूची बनाने वाला पत्र है ना, मानपत्र, वो जो बना रहे हैं उनकी बेटी है ये। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। देखो क्या हुआ। गांधी जी ने लड़की को कहा कि बेटा ये जो तुम गहने अपने दे रहे हो ना, उसके बाद यह आभूषण तुम फिर कभी ले नहीं पाओगे और ना ही बनवा पाओगे। और कौमुदी को क्या कहा गांधी जी ने कि तुम ये जो गहने दे रहे हो ना, जब उन्होंने हस्ताक्षर कर रहे थे तो उसमें एक वाक्य भी लिखा उन्होंने कि तुम्हारे इन आभूषण की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी क्या लिखा उन्होंने, एक ही सेंटेंस में गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कर दी कि देश के लिए जो वो सर्वस्व अपनी यानी वो सारी चीज़ें वो त्याग कर रही थी वो लड़की, तो बोला कि ये जो आभूषण है वो ही तुम्हारा सच्चा आभूषण जो दे रही हो और तुम उस चीज़ का त्याग कर रही हो, यानी तुम उसको छोड़ रही हो, बराबर। तो ये जो तुम छोड़ रही हो ना, वही तुम्हारा सच्चा आभूषण है, यानी त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम बोलते हैं ना, ईमान पक्का कब होता है? तो ईमान तभी पक्का होता है जब हम ईमानदारी रखें। ईमानदारी किस तरीके की रखें? अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने देश से।
हम जहाँ का नमक खाते हैं उसी के साथ हमें सच्ची मोहब्बत रखना चाहिए और ईमानदारी से देश प्रेम निभाना चाहिए। बराबर। तो यही एक सच्चे मुसलमान का देश प्रेम होता है। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। लाइक का बटन दबाना भूलना मत। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और बहुत अच्छी बातें ये दो प्रसंग में हमें बताई गई है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ ही गई होगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।